जरा सोचिए, आसमान से एक ऐसा कमेंट का टुकड़ा धरती से टकराने वाला है जिसका आकार इतना बड़ा है कि एक ही वार में पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अचानक एक ऐसी आफत बरसने लगती है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जो पूरी मानव सभ्यता को राख के ढेर में बदल देगी, जहां मौत निश्चित है। लेकिन ये पेरेंट्स अपने बेटे को बचाने के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अटलांटा के एक आलीशान और शांत इलाके से, जहां हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम जॉन गैराटी है। यह एक बेहद कुशल और जाना माना स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। जॉन एक बेहद आलीशान जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसका पारिवारिक जीवन बिखराव के कगार पर है। उसकी पत्नी एलिसन और उसके बीच कुछ व्यक्तिगत कारणों से गहरा तनाव चल रहा है, लेकिन उनका एक 7 साल का खूबसूरत बेटा भी है जिसका नाम नेथन है। नेथन एक बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन उसे टाइप 1 डायबिटीज नाम की एक गंभीर बीमारी है। इसका सीधा मतलब यह है कि उसे जिंदा रहने के लिए हर दिन हर तय वक्त पर इंसुलिन के इंजेक्शन की सख्त जरूरत होती है। अगर उसकी इंसुलिन खत्म हो जाए तो उसकी कुछ ही घंटों में मौत हो जाएगी। एक दिन जॉन अपने काम से घर जल्दी वापस लौटता है, क्योंकि आज नेथन का बर्थडे है, इसीलिए घर में एक पार्टी रखी है। जब वह घर आता है तो एलिसन वर्कआउट कर रही होती है। आज नेथन का बर्थडे है, इसीलिए वह एलिसन से बहुत अच्छे से बात करता है। तभी नेथन आता है और अपने पापा से गले लग जाता है। तभी जॉन अपने बेटे से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। जॉन अपने बेटे नेथन से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी पत्नी एलिसन और उसके बीच गहरा तनाव चल रहा था। वो दोनों अपने 7 साल के मासूम बेटे नेथन के लिए एक ही छत के नीचे रहने का नाटक कर रहे हैं। यह नेथन को पसंद नहीं आता, इसलिए वह उदास रहता था। उसके बाद नेथन होमवर्क कर रहा था। तभी न्यूज चैनल में वैज्ञानिक और मीडिया वाले लगातार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा क्लार्क नाम का कमेंट बिना किसी नुकसान के धरती के करीब से निकलेगा। यह इतिहास का एक अद्भुत नजारा होगा। तभी एलिसन जॉन से कहती है, आप मार्केट से कुछ बियर्स और ग्रोसरी का सामान ले आओ, थोड़ी देर में गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। तभी जॉन अपने बेटे नेथन के साथ पास के एक सुपरमार्केट में कुछ राशन और सामान खरीदने जाता है। तभी वे देखते हैं कि काफी सारे मिलिट्री प्लेन एक ही दिशा में जा रहे हैं। तभी उन्हें एक कमेंट भी दिखाई देता है। उसके बाद वह दोनों सामान की खरीदी करने लगते हैं। तभी अचानक जॉन के फोन पर एक बहुत ही अजीब, तीखी और कर्कश आवाज में बीप बजती है। यह आवाज इतनी तेज थी कि अन्य लोगों भी उसकी ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन पर अमेरिकी सरकार की तरफ से पहले एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट का मैसेज आता है। उसके बाद तुरंत कॉल आता है। वह जैसे ही कॉल उठाता है तभी वह कहता है कि यह एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट है, यह कोई टेस्ट नहीं है। जॉन गैराटी और उसके परिवार को एक खास सरकारी शेल्टर यानी सुरक्षित बंकर के लिए चुना गया है, और आपके साथ एलिसन और नेथन जा सकते हैं। वह अपने साथ सिर्फ एक बैग ले जा सकते हैं, इसीलिए वह तुरंत घर की ओर निकल जाता है। घर जाकर वह एलिसन को बताने ही वाला था, लेकिन तब तक सारे गेस्ट आ चुके थे। वह सब बैठकर टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। टीवी पर दिखाया जाता है कि पहला कमेंट का टुकड़ा बरमूडा की धरती से टकराने वाला है, लेकिन उससे किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यह सब इस इम्पैक्ट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन सिर्फ जॉन को पता था कि यह मामला बहुत सीरियस होने वाला है। यह सब बहुत ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तभी जॉन बाहर जाकर देखता है तो काफी सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तभी अचानक कुछ ही सेकंड बाद एक भयानक शॉकवेव धमाके की तरंग जॉन को उठाकर दूर फेंक देती है और घर की खिड़कियों के कांच तोड़ देती है। जॉन भागकर घर में आता है। सब लोग डर जाते हैं। टीवी पर दोबारा लाइव फुटेज आती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जिसे वैज्ञानिक एक छोटा कमेंट का टुकड़ा कह रहे थे, वह एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा था। उसमें दिखाया जाता है कि वह कमेंट बरमूडा की जगह फ्लोरिडा के तट से टकरा गया है। तभी उन्हें नजदीकी टेम्पा शहर की सैटेलाइट की फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें वह कॉमेट जैसे ही पृथ्वी से टकराता है एक बड़ा आग का गोला बन जाता है। इसकी शॉक वेव इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर तक उसकी असर हुई थी। उसने पूरे के पूरे शहर को पल भर में राख के मलबे में बदल दिया था। चारों तरफ सिर्फ जलती हुई इमारतें दिखाई दे रही थी और 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। यह देखकर सारे गेस्ट डर जाते हैं। उसी वक्त जॉन के फोन पर दोबारा वही प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है। जॉन कॉल उठाता है तो उसे वही मैसेज मिलता है और टीवी पर उसका नाम दिखाया जाता है। तुम इमरजेंसी शेल्टर रिलोकेशन के लिए चुने गए हो। इनकी पूरी फैमिली के नाम टीवी पर दिखाए जाते हैं। वह कॉल में कहता है कि आप किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते और उन्हें तुरंत अपनी गाड़ियों में बैठकर रॉबिन्स एयरफोर्स बेस पर 9:45 मिनट तक पहुंचना होगा। उनके आइडेंटिटी उनके मोबाइल फोन पर QR कोड के जरिए भेजे जा रहे हैं। पड़ोसियों को समझ आ जाता है कि जॉन को उसकी इंजीनियरिंग की काबिलियत की वजह से सरकार ने बचाने के लिए चुना है, जबकि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। पड़ोसियों की आंखों में खौफ और जलन साफ देखी जा सकती है। वह सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। वह लोग जॉन से कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चे को अपने साथ ले जाओ, लेकिन जॉन मजबूर है। मैसेज में साफ लिखा है कि सिर्फ चुने गए लोग ही बंकर में जा सकते हैं। वह लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जॉन और एलिसन बैग पैक करने लगते हैं, जिसमें कुछ कपड़े और खाने पीने और नेथन की इंसुलिन की दवाइयां लेकर वह तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तभी वह लोग अपने नेबर की हालत देखकर काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह उन्हें आखिरी बार अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते का नजारा
नजारा किसी डरावने सपने जैसा है। हजारों घड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है, लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं, दुकानों में लूटपाट चल रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उसके बाद वह थोड़ा आगे चलते हैं तो सड़क पर ट्रैफिक से जाम लगा हुआ है। जॉन किसी तरह अपनी गाड़ी को जाम से निकालता है और दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। तभी नेथन बैग खोलकर ब्लैंकेट निकालता है। उसी वक्त अनजाने में उसकी दवाइयों का बॉक्स गाड़ी में गिर जाता है। वह मिलिट्री बेस पहुंचते हैं जहां पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। वह वहां से अपना सारा सामान लेकर पैदल मिलिट्री बेस की ओर आगे बढ़ते हैं। वहां हजारों लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और बंकर में जाने की भीख मांग रहे हैं। सेना के जवान गोलियां चलाने की धमकी देकर भीड़ को पीछे धकेल रहे हैं। मिलिट्री बेस में लगातार अनाउंस हो रहा है कि सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही अंदर जा सकते हैं। अपना QR कोड तैयार रखें। जैसे तैसे करके लोगों की भीड़ को चीरते हुए मिलिट्री बेस के मुख्य गेट पर पहुंचते हैं। जॉन नजदीक जाकर कहता है कि हम लोग सिलेक्ट हैं। तभी जवान उसे उनका QR कोड दिखाने को कहता है। जॉन अपना QR कोड दिखाता है, जिसके बाद सैनिक उन्हें स्कैन करके अंदर जाने की इजाजत देते हैं। मिलिट्री बेस के अंदर का माहौल किसी युद्ध क्षेत्र जैसा है। बड़े बड़े विमान रनवे पर खड़े हैं, जिनमें चुने हुए लोगों को भरकर ग्रीनलैंड के गुप्त बंकरों में भेजा जा रहा है। वह लोग अंदर दूसरे चेक पॉइंट पर जाते हैं, जहां उन्हें हाथ में पहनने का एक रिस्ट बैंड दिया जाता है। वह लोग इसे पहन लेते हैं, लेकिन सैनिक कहता है कि आप अपने साथ सिर्फ एक ही बैग ले जा सकते हैं। तभी वह सारे सामान में से काम का सामान एक बैग में रखते हैं, लेकिन नेथन की दवाइयों का बॉक्स नहीं मिल रहा था। तभी एलिसन नेथन से कहती है, तुमने गाड़ी में बैग खोला था? तो वह कहता है, मैंने ब्लैंकेट निकाला था। तभी उन्हें लगता है कि दवाइयां गाड़ी में गिर गई होगी। वह लोग परेशान हो जाते हैं। एलिसन पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि इंसुलिन के बिना नेथन का जिंदा रहना नामुमकिन है। तभी जॉन कहता है, तुम प्लेन के अंदर चढ़ जाना, मैं दवाइयां लेकर सीधे प्लेन में मिलूंगा। वह एक जवान से कहकर भीड़ को चीरते हुए वापस पार्किंग की तरफ भागता है। वह गाड़ी में दवाइयां ढूंढता है। जैसे ही उसे दवाइयां मिलती है, वह तुरंत एयरपोर्ट की ओर भागता है। दूसरी ओर एलिसन उस जवान से कहती है कि मेरे पति जो अभी आपसे बात कर रहे थे, वो बाहर गाड़ी से मेरे बेटे की डायबिटीज की दवाइयां लेने के लिए गए। वो कब आएंगे? उसी वक्त उससे एक बड़ी गलती हो जाती है। वह जवान तुरंत उन्हें कंट्रोल रूम में ले जाता है, जहां नेथन को डायबिटीज होने के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी भी गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को बंकर में ले जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां चिकित्सा संसाधन सीमित हैं। एलिसन सैनिकों के सामने हाथ जोड़ती है, रोती है, चिल्लाती है कि उसका बच्चा मर जाएगा, लेकिन सेना के अधिकारी सख्त हैं। दूसरी तरफ जॉन रनवे पर पहुंचता है। वह वहां पर एलिसन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एलिसन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी देखता है कि जिस विमान में उसका परिवार सवार होना था, वह उड़ने के लिए तैयार है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी और बच्चा अंदर ही होंगे। जॉन भारी मन से उस विमान में सवार हो जाता है, लेकिन अंदर जाकर वह पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अंदर कोई नहीं मिलता। तभी प्लेन का दरवाजा भी बंद हो जाता है। जॉन बहुत परेशान हो जाता है। वह एलिसन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वह बहुत घबरा जाता है। तभी जॉन के हाथ में दवाई का बॉक्स देखकर एक पैसेंजर कहता है, तुम प्लेन में कैसे आए? किसी भी गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को प्लेन में नहीं लिया जाता। मेरे भतीजे को भी है और उसे इन लोगों ने नहीं आने दिया। यह सुनते ही जॉन चिल्लाता है कि उसे नीचे उतरना है। जॉन को नीचे उतारने के लिए दरवाजा वापस खोला जाता है। उसी वक्त बेस के बाहर खड़ी उग्र भीड़ मिलिट्री के घेरे को तोड़कर रनवे पर हमला कर देती है। लोग विमानों पर चढ़ने के लिए पागलों की तरह भाग रहे हैं। जवान फायरिंग करते हैं। उसी वक्त एक जवान के हाथ से फ्यूल का पाइप नीचे गिर जाता है। फ्यूल तेजी से रनवे पर फैलने लगता है। यह देखकर सारे पैसेंजर प्लेन से उतरने लगते हैं। जॉन भी वहां से भागकर बहुत दूर आ जाता है, लेकिन उसके बाद भयानक धमाके होने लगते हैं। पूरा मिलिट्री बेस आग की लपटों में घिर जाता है। वह धमाका इतना तेज था कि जॉन दूर जाकर गिरता है। एलिसन और नेथन को मिलिट्री बेस से बाहर निकाल दिया गया था। वह उस धमाके को देखते हैं। एलिसन और नेथन बहुत डर जाते हैं। एलिसन को लगता है कि यह प्लेन जॉन का था। नेथन की तबीयत बिगड़ रही थी। एलिसन गाड़ी में दवाइयां ढूंढती है, लेकिन दवाइयां नहीं मिलती। अब पूरा परिवार बिखर चुका था। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो चुका था। इसीलिए एलिसन ने एक सूझबूझ का काम किया। उसने गाड़ी के शीशे पर एक नोट छोड़ दिया कि वे दोनों एलिसन के पिता के घर की तरफ जा रहे हैं। जॉन पार्किंग में पहुंचता है और उस नोट को पढ़ता है। उसे थोड़ी राहत मिलती है कि वे जिंदा हैं, लेकिन जॉन के पास जाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि उसकी कार ट्रैफिक के बीच फंस चुकी थी। उसके बाद जॉन पैदल ही घर की ओर भागता है। दूसरी ओर एलिसन और नेथन दोनों एक मेडिकल स्टोर में पहुंचते हैं, जहां वह नेथन की इंसुलिन की दवाइयां ढूंढते हैं। काफी समय खोजने के बाद उन्हें नेथन की इंसुलिन की दवाइयां मिल जाती है, लेकिन तभी कुछ लोगों ने उस स्टोर में बंदूक से फायरिंग करना शुरू करते हैं। पूरे स्टोर में भगदड़ मच जाती है, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है। नेथन और एलिसन बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। जैसे तैसे करके वह लोग उस स्टोर से बाहर निकलते हैं। उसी वक्त उन्हें स्टोर के बाहर एक गाड़ी दिखाई देती है, जो नॉर्थ की तरफ जा रही थी। एलिसन उनसे लिफ्ट मांगती है। वह लोग उसे गाड़ी में
में बैठा लेते हैं। गाड़ी का ड्राइवर राल्फ और उसकी पत्नी कोरी शुरू में बहुत मददगार लगते हैं, लेकिन जैसे ही राल्फ को पता चलता है कि एलिसन के पास सरकारी बंकर में जाने वाले खास रिस्टबैंड हैं, उसके दिमाग में शैतान जाग जाता है। राल्फ सोचता है कि अगर वह एलिसन के रिस्टबैंड छीन ले और उसके बेटे को अगवा कर ले तो वह खुद को और अपनी पत्नी को बचा सकता है। दूसरी ओर जॉन नेटवर्क के लिए एक ऊंचे टावर पर जाता है जहां कुछ लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पल ड्रिंक के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वहां पर थोड़ा नेटवर्क आता है, वह तुरंत एलिसन को कॉल करता है। नेटवर्क ठीक से आ नहीं रहा था, लेकिन एलिसन बताती है कि हम मेरे पापा के घर मिलेंगे और फोन का नेटवर्क टूट जाता है। एलिसन एक राहत की सांस लेती है क्योंकि जॉन अभी भी जिंदा है। तभी राल्फ कहता है कि तुम्हारे पति ने भले तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा। उसे मेरे साथ एयरपोर्ट भेज दे और अपना रिस्टबैंड मुझे दे दो। एलिसन ऐसा करने से मना करती है तो राल्फ तुरंत कार को रोक लेता है। एलिसन भीख मांगती है, मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करो। उसकी पत्नी कोरी भी ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वह नहीं मानता। वह एलिसन को गाड़ी से सड़क किनारे फेंक देता है और इसके हाथ से वो रिस्टबैंड छीन लेता है और दरवाजा बंद करके गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। नेथन चीखता चिल्लाता है, लेकिन राल्फ मासूम नेथन को अगवा कर लेता है ताकि वह मिलिट्री बेस पर नेथन को अपना बेटा बताकर बंकर वाले विमान में बैठ सके। कोरी नेथन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उनसे नाराज हो जाता है। इंसानियत पूरी तरह मर चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए मासूम बच्चों को अगवा करने पर उतारू थे। एलिसन पागलों की तरह लिफ्ट के लिए भीख मांगती है, लेकिन कोई उसे लिफ्ट नहीं देता। वह सड़कों पर इधर उधर भागती है। वह बहुत रो रही है उसके बेटे नेथन के लिए। अब तो वह पूरी तरह अकेली हो गई थी। पूरा परिवार बिखर चुका था। उनका बेटा भी अब उनसे दूर हो गया था। दूसरी तरफ जॉन को भी रास्ते में एक ट्रक मिलता है जिसमें कुछ नौजवान लड़के सवार थे जो कनाडा की तरफ जा रहे थे। तभी एक लड़के से जॉन की बातचीत शुरू होती है जिसका नाम कॉलिन था। कॉलिन बहुत अच्छा लड़का था। वह दोनों के बीच बातचीत के दौरान कॉलिन बताता है कि हम कनाडा जा रहे हैं जहां कुछ प्राइवेट पायलट है जो हमें उस ग्रीनलैंड के सुरक्षित बंकर तक ले जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन जॉन कहता है कि नो थैंक्स दोस्त, लेकिन पहले मुझे मेरे बीवी और बच्चे को ढूंढना है। हम मिलिट्री बेस से एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। तभी कॉलिन कहता है, ठीक है, अगर वो मिल जाए तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। ट्रक के अंदर बैठे लोग बहुत डरे हुए हैं। तभी एक लड़के की नजर जॉन के हाथ पर बंधे रिस्टबैंड पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि जॉन एक चुना हुआ नागरिक है। जॉन तुरंत उस रिस्टबैंड को अंदर कर लेता है। वह लड़का कहता है, मुझे वो रिस्टबैंड दे दो, लेकिन जॉन कहता है, उस पर मेरा नाम लिखा है, मैं उसे नहीं दूंगा। तभी ट्रक के अंदर ही जॉन के रिस्टबैंड को छीनने के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। एक लड़का हथौड़ा निकाल लेता है। चलती ट्रक के अंदर जिंदगी और मौत की खूनी जंग शुरू हो जाती है। जॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़के से लड़ता है। कॉलिन भी उन लोगों से भिड़ने में जॉन की मदद करता है। ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सड़क पर लहराते हुए एक गाड़ी से टकरा जाता है और सारे लोग जमीन पर गिर जाते हैं। जॉन संभल कर खड़ा होता है। उस दौरान उन दोनों के बीच लड़ाई फिर शुरू होती है। उस लड़ाई में उसके हाथों से एक लड़के की मौत हो जाती है। जॉन अंदर से टूट जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी जान बचाने के लिए उसे किसी की जान लेनी पड़ेगी। जब वह देखता है तो उसके दोस्त कॉलिन की भी मौत हो जाती है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। वह वहां से नेथन की दवाई लेकर पैदल निकल जाता है। दूसरी ओर एलिसन अभी भी लिफ्ट की कोशिश कर रही थी। कमेंट के टुकड़े लगातार गिर रहे थे। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन एक माँ का हौसला कभी नहीं टूटता। उसका बेटा एक ऐसे दरिंदे के चंगुल में था जो उसका इस्तेमाल सिर्फ एक टिकट की तरह कर रहा था। तभी एक गाड़ी वाला एलिसन को लिफ्ट देता है जो मिलिट्री बेस की ओर जा रहा था। वह उसमें बैठ जाती है क्योंकि वो कार वाला भी मिलिट्री बेस की ओर ही गया था अपने बेटे नेथन को लेकर। इधर राल्फ मासूम नेथन को लेकर मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वह भीड़ को चीरते हुए चेक पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां वह अधिकारियों को एलिसन का रिस्टबैंड दिखाकर झूठ बोलता है कि यह उसका बेटा है और ये मेरी बीवी है। लेकिन नेथन रोते हुए कहता है, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है। इन्होंने मेरी माँ को मारकर गाड़ी से फेंक दिया। सैनिक तुरंत सतर्क हो जाते हैं। राल्फ और उसकी पत्नी चिल्लाते, ये हमारी फैमिली है, लेकिन वे राल्फ और उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं और नेथन को उनके पास से छीन लेते हैं। उसी वक्त एलिसन भी उस मिलिट्री बेस पर पहुंचती है। ट्रैफिक में वह राल्फ की गाड़ी को देख लेती है। वह तुरंत गाड़ी से उतर जाती है और भागकर पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने के लिए उस मिलिट्री बेस तक पहुंच जाती है। वहां वह एक जवान को सारी हकीकत बताती है। जवान उसे शांत करता है और वह दोनों एक एक करके सारे मेडिकल वार्ड को चेक करते हैं, लेकिन नेथन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। जब वह आखिरी उम्मीद के साथ लास्ट वार्ड देखती है तो उसमें उसका बेटा नेथन बैठा हुआ दिखाई देता है। वह रोती हुई नेथन को अपने गले से लगा लेती है। नेथन भी अपनी माँ से मिलकर बहुत रोता है। माँ और बेटे का यह मिलन बेहद भावुक था। तभी वहाँ पर नर्स आती है। वह कहती है कि हमें नेथन ने बताया था कि उसे डायबिटीज है, इसलिए हमने उसे दवाइयाँ दे दी है। तभी एलिसन कहती है कि हमें लेक्सिंगटन जाना है। मैं मेरे पति से अलग हो गई हूँ, हमें उन्हें ढूंढना है। तभी वह उस डायरेक्शन में जाने वाले मिलिट्री ट्रक
में बैठाने को कहती है। यह सुनते एलिसन भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और उसका आभार व्यक्त करती है। दूसरी तरफ जॉन पैदल चलते हुए लेक्सिंगटन में अपने ससुर डेल के घर पहुंचता है। डेल एक बूढ़ा और कड़क मिजाज का रिटायर्ड फौजी है। वह जॉन को देखकर हैरान रह जाता है। वह जॉन से कहता है कि एलिसन और नेथन कहाँ हैं। जॉन उसे पूरी कहानी बताता है कि हम मिलिट्री बेस से अलग हो गए हैं। मुझे उसका नोट मिला था कि वो लोग यही आ रहे हैं। वह दोनों परेशान होने लगते हैं, लैंडलाइन ट्राई करते हैं लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम एक मिलिट्री ट्रक को देखते हैं जिसमें से एलिसन और नेथन उतरते हैं, लेकिन अभी भी उसके पिता का घर बहुत दूर था। इसीलिए लैंडलाइन से कांटेक्ट करके उसके पिता को बताती है कि वह मेन रोड पर है। वह दोनों तुरंत गाड़ी लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। फिर से पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। जॉन भागकर एलिसन और नेथन को गले लगा लेता है। वह दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं कि आखिरकार उनका परिवार मिल गया। वह लोग घर चले जाते हैं। तभी टीवी पर आखिरी ब्रॉडकास्ट आ रहा होता है। वैज्ञानिक घोषणा करते हैं कि कॉमेट का सबसे बड़ा हिस्सा जो लगभग 9 मील चौड़ा है, यानी डायनासोरों को खत्म करने वाले उल्कापिंड जितना बड़ा, वो अगले 24 घंटों में यूरोप की धरती से टकराएगा। इसके टकराते ही पूरी पृथ्वी पर कोई भी जीव जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को ग्रीनलैंड के इस बंकर के अंदर रखा जाएगा। यह देखते ही जॉन को कॉलिन की बात याद आती है। वह सही कह रहा था। वह एलिसन को बताता है कि कनाडा के ओंटारियो से कुछ प्राइवेट पायलट गैरकानूनी तरीके से लोगों को ग्रीनलैंड ले जा रहे हैं। उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं कनाडा पहुंचने के लिए। तभी एलिसन कहती है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। जॉन कहता है हमारे पास आखिरी चांस है, हम कोशिश कर सकते हैं। जॉन और एलिसन डेल से कहते हैं आप भी हमारे साथ चलिए, वहाँ बंकर में हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन डेल मना कर देता है। वह कहता है मेरी पत्नी की यादें इसी जमीन से जुड़ी हैं, मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। डेल जॉन को जाने के लिए कहता है। तभी एकदम उजाला होता है और एक कॉमेट उनके घर के नजदीक गिरता है। उसकी शॉकवेव इतनी तेज थी कि डेल के घर के सारे कांच टूट जाते हैं। वह अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। वह तुरंत डेल की गाड़ी में अपना सामान रख देते हैं। एलिसन अपने पिता को आखिरी बार अलविदा कहती है क्योंकि इसके बाद वह लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जॉन, एलिसन और नेथन गाड़ी में बैठते हैं और कनाडा की तरफ एक बेहद खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। अब जॉन और एलिसन के बीच जो तनाव था वो अब एक प्यार में बदल जाता है, लेकिन रास्ते का नजारा अब और भी भयानक हो चुका था। आसमान पूरी तरह से लाल और काला हो चुका था। थोड़ा चलने के बाद आगे ट्रैफिक जाम था। तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक आसमान से जलते हुए पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है। आसमान से आग के छोटे छोटे गोले गोलियों की रफ्तार से जमीन पर गिरने लगते हैं। जो भी पत्थर गाड़ी से टकराता वह गाड़ी के परखच्चे उड़ा देता। यह देखकर जॉन पागलों की तरह गाड़ी चलाता है। सड़क पर आगे चल रही गाड़ियां जलकर खाक हो रही थी। एलिसन पीछे जाकर नेथन को संभालती है, उसे अपने शरीर के नीचे छुपा लेती है। नेथन डर के मारे रो रहा था। चारों तरफ सिर्फ धमाके और चीखें थीं। तभी जॉन अपनी गाड़ी को एक बड़े ब्रिज के पास ले जाता है और सारे लोग निकलकर उस ब्रिज के नीचे चले जाते हैं ताकि वे पत्थरों की बारिश से बच सकें। कुछ समय बाद जब पत्थरों की बारिश रुकती है तो वह तीनों फिर से गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। वह कनाडा की बॉर्डर पार करते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वो एयरपोर्ट दिखाई नहीं देता। तभी दूर उन्हें एक छोटा चार्टर प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता। जॉन को लगता है कि सीधे रास्ते से एयरपोर्ट पहुंचने में देर लग सकती है और ट्रैफिक भी हो सकता है। इसीलिए जॉन तुरंत गाड़ी को शॉर्टकट से रनवे की तरफ मोड़ देता है। जब वह रनवे पर पहुंचता है तो एक आखिरी चार्टर प्लेन उड़ने के लिए तैयार था जिसका इंजन चालू था। एलिसन कहती जॉन हमारी गाड़ी रनवे पर है और वो प्लेन हमारी ओर आ रहा है। पायलट विमान को उड़ाने ही वाला था, लेकिन तभी जॉन की गाड़ी ठीक प्लेन के सामने आकर रुक जाती है। तभी उसमें से एक पायलट उतरता है। वह जॉन पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें प्लेन में बैठाने से मना कर देता है, लेकिन जॉन आखिरकार उन्हें मना लेता है और अपने परिवार को लेकर विमान के अंदर चढ़ जाता है। विमान रनवे से उड़ान भरता है। वह दोनों एक राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उन्होंने मौत के मुंह से खुद को निकाल लिया था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। विमान अब बादलों के ऊपर तैर रहा था। खिड़की से बाहर देखने पर नीचे उन्हें जमीन दिखाई देती है। अंदर बैठे सारे लोग बहुत खुश थे कि अब वह कुछ ही मिनट में वह शेल्टर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही विमान ग्रीनलैंड के हवाई क्षेत्र में पहुंचता है तभी अचानक एक जोरदार झटका लगता है। कॉमेट का मुख्य हिस्सा यूरोप की धरती से टकरा चुका था। उसकी शॉकवेव इतनी भयानक थी कि विमान को पूरा हिला देती है, जिससे विमान का इंजन काम करना बंद कर देता है। पायलट कहता है हमें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ेगी। जॉन अपनी पत्नी और बच्चे को कसकर पकड़ लेता है। विमान बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच लैंड कर जाता है और एक ग्लेशियर से टकरा जाता है। सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। जॉन पायलट को चेक करता है, लेकिन वह दोनों मर चुके थे। तभी जॉन एक मिलिट्री प्लेन को लैंड होते हुए देखता है। वह तुरंत बाहर आता है। वह सबको बताता है कि यहाँ नजदीक ही एयरबेस है, हम सबको चलकर वहां तक जाना होगा। लेकिन हवा अब इतनी जहरीली हो चुकी थी कि उन्हें अब सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। वह सब उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं जहां आर्मी वाले उन्हें देख लेते हैं और टेम्पो में बैठाकर शेल्टर तक ले जाते हैं। सभी लोग टेम्पो से उतर रहे होते हैं। तभी उन्हें वो बड़ा कॉमेट दिखाई देता है जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ये देखकर सब लोग जल्दी से शेल्टर की ओर भागते हैं। तभी स्टील के विशाल दरवाजे बंद होने लगते हैं। सैनिक
लोगों को जल्दी अंदर जाने के लिए कहते हैं। सभी भागकर सुरक्षित बंकर में पहुंच जाते हैं। तभी जवान कहते हैं कि सभी लोग बैठ जाओ, इम्पैक्ट होते ही बहुत तेज झटका लगेगा। एलिसन और नेथन डर के मारे रो रहे हैं। वह तीनों अपने आप को पकड़कर नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही इम्पैक्ट होता है, बंकर में पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। जॉन को अपने परिवार के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उसके बाद 9 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। बंकर के विशालकाय स्टील के दरवाजे बहुत दिनों बाद धीरे धीरे खुलते हैं। वह लोग काफी दिनों बाद सूरज की रोशनी को देखते हैं। बाहर का एयरबेस पूरी तरह खत्म हो चुका था। सिर्फ गाड़ियों और प्लेन का मलबा दिखाई देता है। पूरी पृथ्वी का नक्शा बदल चुका था। जो शहर कभी गगनचुंबी इमारतों से भरे थे, वहाँ सिर्फ राख और मलबे के पहाड़ थे। आसमान का रंग बदल चुका था। लेकिन इसी तबाही के बीच रेडियो पर अचानक कुछ आवाजें गूंजती हैं। क्या कोई हमें सुन रहा है? यह थुले बेस है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ, हम सुन रहे हैं। यह नई दिल्ली भारत का शेल्टर है। हम जिंदा हैं। इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। धरती माँ ने अपने कुछ बच्चों को बचा लिया था ताकि एक नई शुरुआत की जा सके। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह डीप डाइव एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन सिनेमाई सफर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।